हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। ये पार्ट 2 है प्रीवियस ईयर के 2020 बोर्ड एग्ज़ामिनेशन के क्लास 10th के एपी चैप्टर के क्वेश्चंस का। फर्स्ट पार्ट अगर नहीं देखा उसको जाके देखो तो परफेक्टली सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और ये वीडियो इसलिए भी बेनिफिशियल है क्योंकि खाली सॉल्यूशन नहीं बताया मैंने प्रॉपरली पूरा कंसेप्ट जो क्वेश्चन के पीछे का है वो सारा डिस्कस किया है। तो अगर केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की भी ये जो 2-4 वीडियो है इनको देख लेते हो तो समझ लो कि एपी चैप्टर पूरा ही लगभग क्लियर हो जाएगा, हर तरह का क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाओगे। दूसरा वीडियो के अंदर क्वेश्चन को सॉल्यूशन को हमें पेपर में कैसे प्रेजेंट करना है वो सारी बातें बताई गई हैं। ठीक है, तो ध्यान से चीज़ों को समझो। कोई डाउट रह जाए तो कमेंट में ज़रूर लिखना। फिर टेलीग्राम चैनल का लिंक अबाउट सेक्शन में चैनल के है, वहाँ से जाके उसको ज्वाइन कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगेगा। और डेली उस पर स्टडी मटेरियल अपलोड होता है मैथमेटिक्स से रिलेटेड, तो वो फ़ायदा रहेगा सभी का, उसको ज्वाइन करो। ठीक है, इसके अलावा अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब कर दो ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। दूसरा वीडियो को लाइक करो अगर पसंद आ रही है। तो चलो फटाफट से हम शुरू करते हैं आगे। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 27th क्वेश्चन, फाइंड ए बी एंड सी इफ़ इट इज़ गिवन दैट दीज नंबर्स आर इन ए पी। ये क्वेश्चन सेम टू सेम एग्जाम्पलर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में, ये देखो क्वेश्चन नंबर 4 और पेज नंबर 52 पर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक है। मैंने बताया था पेपर जो है वो या तो एनसीईआरटी या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं पेपर के अंदर। तो ये साथ साथ मैं बता के चल रहा हूँ ताकि इसमें से तैयारी करें सब। तो ये देखो 4th क्वेश्चन बिल्कुल सेम, डिजिट भी जो है वो इन्होंने चेंज नहीं किए, A7 B23 और C। तो यहाँ पर क्वेश्चन में भी A7 B23 और C एज इट इज़ क्वेश्चन उतार के दिया है, और वो भी 3 मार्क्स के अंदर। तो इसलिए एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ये 2 बुक्स जो हैं पेपर यहीं से ही बनता है, बार बार मैं अपनी वीडियोज़ में बताता हूँ। और CBSE इन्हीं 2 बुक्स को रेफ़र करता है अपनी साइट पर, ऑफिशियल साइट पर सिलेबस के अंदर। तो इसलिए पेपर एज इट इज़ आता है बिल्कुल। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो, इस क्वेश्चन को करने के जो कंसेप्ट काम करेगा वो करेगा ये कि ये जो नंबर्स हैं ये एपी में है। एपी में नंबर्स हैं तो एज दी नंबर्स आर इन एपी। एपी में होने का मतलब क्या होता है कि कॉमन डिफरेंस शुड बी सेम, कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा, जब भी तो एपी में कहे जा रहे हैं ना। तो इसी चीज़ का हमें फ़ायदा उठाना है। कॉमन डिफरेंस सेम है, इसका मतलब डी मैं निकालूँ 7 - A आएगा नो डाउट। इसी तरह से आगे जाके डी निकालें तो B - 7 आएगा बच्चों, और आगे डी निकालें 23 - B आएगा, और लास्ट में निकालेंगे तो C - 23 आएगा, इज़न्ट इट। यहाँ से भी D निकाल सकते हैं, यहाँ से भी D, यहाँ से भी D निकाल सकते हैं, और यहाँ से भी हम D फाइंड आउट कर सकते हैं। AP में है तो सारे के सारे D क्या होंगे, इक्वल होंगे। बस इसी चीज़ का हमें यूज़ करना है, इसी चीज़ से क्वेश्चन का आंसर आएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अब आगे इसको बढ़ाते हैं, हम कंपेयर करते हैं चीज़ों को। सभी डी आपस में इक्वल हैं, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर इन दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो बी की वैल्यू निकल के आ जाएगी, इज़न्ट इट। तो इसलिए सबसे पहले इन दोनों को कंपेयर करो ताकि बी पता लग जाए। तो इसको इक्वेशन 1, 2, 3 और 4 यहाँ पे मानो। Comparing second and third, we get that B - 7 equals to 23 - B. So B plus B equals to 23 plus 7, twice of B equals to 30, यानी कि बच्चों B हो गया हमारे पास 50। देखो B की वैल्यू
फाइंड कर लिया हमने कि बी जो है हमारा वो 15 है। अब देखो बी के आते ही बाकी ए और सी फटाफट निकल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात आएगी नहीं, क्योंकि अब हमें डी पता लग जाएगा। तो डी कितना हो जाएगा, बी आया है 15, इस इक्वेशन में पुट कर दो सेकंड में। सो डी इक्वल्स टू बी की जगह 15 माइनस 7, ये इक्वेशन सेकंड का यूज़ किया हमने, बी की जगह 15 पुट कर दिया तो डी निकल के आ गया 8। बस हो गया काम। अब सारी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, सब वैल्यूज़ अब हमें पता लग जाएंगी। तो ए क्या आएगा भाई, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, इसका यूज़ करके निकाल सकते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करके ए को, यूजिंग फर्स्ट क्या है कि d इक्वल्स टू 7 माइनस ए है, d की जगह 8 रखो, d की जगह 8 पुट किया तो 8 इक्वल्स टू 7 माइनस ए, यानी कि a कितना आ गया बच्चों, a हमारा हो गया -1 नो डाउट। सो a इक्वल्स टू -1। a पता लग गया, b पता लग गया, बचा c कैसे निकालोगे, देखो c के लिए फोर्थ इक्वेशन का यूज़ कर लो। फोर्थ का जब हम यूज़ करेंगे इसको रब कर देते हैं, यूजिंग फोर्थ d इक्वल्स टू c माइनस 23। तो d हमने अभी निकाला था, d हमारा आया था 8, c माइनस 23, यानी c हो गया 8 प्लस 23, c इक्वल्स टू 31। ये बच्चों हमारे आंसर है। ए बी और सी तीनों हमने यहाँ पर निकाल लिए। इस तरह का क्वेश्चन हर साल लगभग पेपर में पूछा जाता है, इसका सभी ध्यान रखें। इसका एक पार्ट और दिया हुआ है और में भी, उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन AP इज़ इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म। देखो ये क्वेश्चन के बारे में बताता हूँ मैं कहाँ से इन्होंने लिया है। ये R.D. शर्मा बुक है, R.D. शर्मा में एग्जाम्पल नंबर 31 देखो, ये एज इट इज़ सेम, इफ़ m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन AP इज़ इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म, शो डैट m प्लस nth टर्म ऑफ द AP इज़ 0। ठीक है ना बच्चों, सेम टू सेम क्वेश्चन है और इसमें लिखा हुआ है CBSE 2008 में आया हुआ है। और एक बात और बता देता हूँ मैं, केवल 2008 में ही नहीं, उसके अलावा भी ये कई बार CBSE में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन मान के चलो पिछले अगर 15 साल की बात करें तो कम से कम 7-8 बार CBSE में आ चुका है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या निकल के आया कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीट होते हैं, वो कभी ना कभी आते जाते रहते हैं एग्ज़ाम के अंदर। अब ये क्वेश्चन नहीं तो NCERT में है, ना ही ये एग्जाम्पलर में है, लेकिन R.D. शर्मा में ये एग्जाम्पल में दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या इसका मतलब R.D. भी पढ़ने की ज़रूरत है? तो R.D. तो पढ़ते हैं ही प्रैक्टिस के लिए, नो डाउट, सबसे ज़्यादा पॉपुलर किताब है R.D. शर्मा, सब करते ही हैं। लेकिन एक तरीके से और काम चल सकता है कि NCERT करो, एग्जाम्पलर करो और प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लो। इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करना, समझना, पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें से भी डायरेक्ट आ जाते हैं क्वेश्चन, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है और 3 मार्क्स में आया हुआ है, 3 मार्क्स के अंदर। ठीक, हालांकि इन्होंने ऑप्शन में दिया है ये। अब चलो इसको देखते हैं कैसे करेंगे। ये थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, इसको करने के लिए थोड़ी जनरल समझ चाहिए AP चैप्टर की। देखो बहुत आसान है, एक बारी में समझ आ जाएगा, ध्यान लगा के समझो। क्वेश्चन में जो दिया है उससे सबसे पहले हम लेके चलते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। m टाइम्स mth टर्म, एज इट इज़ लिख लो, m टाइम्स mth टर्म, यानी m इंटू mth टर्म, आगे इज़ इक्वल टू n टाइम्स nth टर्म, इक्वल टू n टाइम्स nth टर्म। ये उतार दिया भाई हमने, ये दिया हुआ है ना, इसको लिख लिया, सिंपल।
टू शो क्या करना है, m प्लस nth टर्म, m प्लस nth टर्म इक्वल्स टू 0, ये हमें शो करना है। ठीक, अब एक चीज़ यहाँ पे नोट कर लो सभी अपने पास, जैसे ये अब जो मैं बात बता रहा हूँ ये क्वेश्चन को समझने में मदद करेगी बहुत ज़्यादा। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है भाई nth टर्म, तो यहाँ n है। सेकेंड टर्म निकालोगे उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, n की जगह 2 आ जाएगा, नो डाउट। 15th टर्म निकालोगे उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, a प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी, भाई कॉमन सी बात है ना, ऐसे बनेगा। तो अगर nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, 15th टर्म का फॉर्मूला a प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी है, तो अब बताओ ज़रा कि mth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, इज़न्ट इट? सिंपल अप्रोच। इसी तरह से m प्लस nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा भाई, a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये m प्लस nth टर्म का फॉर्मूला बन जाएगा, यानी n की जगह m प्लस n रख देंगे हम। समझ गए बात मेरी? तो बेसिकली हमें ये दिखाना है ये चीज़ कि a प्लस, ये ब्रैकेट भी चाहे हम ना यूज़ करें यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 0, ये चीज़ हमें स्टेटमेंट को इसको प्रूव करना है। m प्लस nth टर्म का मतलब a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला सबको पता है, सिंपल मैंने अभी समझाया, इसके थ्रू ये चीज़ आ गई। ठीक है, तो आगे अब इसको बढ़ाते हैं, इसको रब कर देते हैं हम। देखो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत स्कूल एग्ज़ाम्स में भी आ जाता है। गिवन उठाओ, m है ना भाई, m लिखा, mth टर्म क्या बनेगा, mth टर्म का फॉर्मूला अभी बताया मैंने, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू n, nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इतना आ गया। अब ये अपने पास नोट कर लो, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, इसको मैं रब कर रहा हूँ, फाइनली ये लाके हम छोड़ेंगे। तो इसको आगे बढ़ा रहे हैं, m लिखा, अंदर m की मल्टीप्लाई कर दो, m a प्लस देन m माइनस 1 इंटू एम डी इक्वल्स टू, सामने n की मल्टीप्लाई करो, n a प्लस n माइनस 1 इंटू एन डी। अब कैसे लिखेंगे इसको सर, तो एम ए सबको एक तरफ ले आओ, माइनस एन ए, फिर ये प्लस m माइनस 1 इंटू एम डी, इस पूरे टर्म को भी इधर ले आओ, तो इधर आके माइनस का n माइनस 1 इंटू एम डी इक्वल्स टू, सामने रह गया बच्चों 0, चेक करो। ठीक, अब कॉमन निकालने का काम है, कॉमन निकालना पड़ेगा हमें चीज़ों को। उससे पहले थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, एम ए माइनस एन ए प्लस, इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो एम स्क्वायर डी माइनस एम डी, और यहाँ इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो देखो एम डी इंटू एम किया तो एम स्क्वायर डी बन गया, और एम डी इंटू माइनस 1 इस माइनस एम डी। ठीक, और जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये n है ना, n माइनस 1 इंटू एन डी, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा n स्क्वायर डी और माइनस माइनस प्लस एन डी इक्वल्स टू 0। सिंपल है, इसको ऐसे लिख लेते हैं, एम ए माइनस एन ए प्लस एम स्क्वायर डी माइनस एन स्क्वायर डी माइनस एम डी
प्लस एन डी इक्वल्स टू 0। स्क्वायर वाले इकट्ठे कर लिए हमने, सिंपल वाले अलग कर लिए। अब कॉमन वगैरह निकालने का प्रोसेस चलेगा। तो यहाँ से देखो क्या निकल रहा है कॉमन, ए कॉमन आ रहा है, प्लस यहाँ से सब में से कॉमन क्या आ रहा है, डी भाई सब कॉमन आ रहे हैं, डी कॉमन लिया इक्वल्स टू 0। यहाँ तक बात पहुँच गई स्टेप बाय स्टेप, ठीक। अच्छा डी बाहर ले लिया हमने, यहाँ तक बात आ गई हमारी। अब देखो ये इसको देख के एक चीज़ याद आती है, 9th क्लास में पढ़ी थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसका यूज़ करेंगे, करो यूज़। तो ये बना हमारा m माइनस एन। पेशेंस के साथ क्वेश्चन को आराम से करते रहना है, घबराना नहीं है, अपने आप आंसर सही आ जाएगा, स्टेप बाय स्टेप करते रहो। तो m माइनस एन इंटू ए प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर को लिख लिया m प्लस एन, m माइनस एन, फिर ये यहाँ से माइनस कॉमन लिया, अंदर बन गया m माइनस एन इंटू डी इक्वल्स टू 0। यहाँ से भी मैंने माइनस बाहर कॉमन ले लिया। अब पूरे में ही m माइनस एन एम माइनस एन एम माइनस एन, एम माइनस एन कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो m माइनस एन को बाहर निकालो, m माइनस एन कॉमन लिया सब में से, अंदर ये बचा यहाँ पर a प्लस यहाँ पर m प्लस n बचा जी, यहाँ पर ये तो पूरा बाहर चला गया ना, तो माइनस का 1 बचाए, और देखो ये d बैठा हुआ है, ठीक है। d किसके साथ है, ये d जो है ये केवल इस वाले टर्म के साथ है ना, तो यहाँ इसके साथ है d, ठीक। ये d आ गया यहाँ पर, बंद हुआ इक्वल्स टू 0 लिख दिया हमने। यहाँ तक बात आ गई। अब आगे बस अब आंसर आ गया। देखो पेशेंस के साथ क्वेश्चन करोगे आंसर अपने आप आ जाएगा। m माइनस एन उधर जाके 0 हो जाएगा, इधर 0 के नीचे आके 0 हो गया, तो ख़त्म हो गया। तो क्या बच गया, a प्लस m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 0। अब चेक करो जो मैंने स्टार्टिंग में टू प्रूव में बात लिखवाई थी, ये और वो सेम है कि नहीं है, सेम है बिल्कुल। तो a प्लस एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी किसका फॉर्मूला है, ये होती है हमारी m प्लस nth टर्म। तो इसका मतलब m प्लस nth टर्म कितनी आ गई बच्चों, 0 आ गई, हैंस प्रूव्ड। ऐसे ही इस क्वेश्चन को प्रेजेंट करना है पेपर के अंदर, और कई बार CBSE के अंदर आ चुका है जैसे मैंने बताया। तो भाई कर लेना, हो सकता है तुम्हारे पेपर में अब की बार आ जाए और मौज आ जाए तुम्हारी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों स्टैंडर्ड के पेपर के जितने भी क्वेश्चन थे वो हमारे पूरे हो चुके हैं। अब हम बेसिक का क्वेश्चन पेपर स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये पहला जो क्वेश्चन दिया है इन्होंने बेसिक में, मैंने बोर्ड पे भी लिखा है, 3k -2 एंड 4k -6 एंड k + 2r, ये वाला क्वेश्चन देखो 1 मार्क्स में दिया हुआ है, और मैं साथ साथ दिखाता भी चल रहा हूँ कि किस बुक से डाल रहे हैं, तो सबको आइडिया रहे, तैयारी अच्छे से कर पाओ। देखो फिर से एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर बुक सैम्पल क्वेश्चन 1। सैम्पल क्वेश्चन 1 जो है ठीक से दिख रहा हो तो देखो, इफ़ द नंबर्स n-2 4n-1 एंड 5n+2 आर इन AP देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ठीक है, इस क्वेश्चन को और ये जो बोर्ड पे लिखा है देखो मैच करो, दोनों बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चंस है। ठीक है, तो फिर से एग्जाम्पलर का ही एक क्वेश्चन इन्होंने यूज़ किया है। तो ये साथ में मैं इसलिए दिखाता हूँ कि बच्चे ना काफ़ी आजकल डाइवर्ट रहते हैं कि कौन सी किताब पढ़ें, कहाँ से क्या करें, कन्फ्यूजन रहता है, और जब तक कन्फ्यूजन रहेगा तब तक अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाओगे, अपनी पूरी 100% किसी एक बुक पे नहीं दे पाओगे। तो इसलिए मैं दिखा के चल रहा हूँ कि किस किताब से किस तरह से CBSE क्वेश्चंस को पूछ रहा है, ताकि तैयारी करने में, बुक सेलेक्ट करने में कोई भी डाउट कहीं का भी ना रहे, क्योंकि बहुत लोगों ने बहुत तरह की बातें मार्केट में चला रखी हैं, और उनमें टीचर्स भी हैं नो डाउट, अपने अलग अलग तरह की बुक्स कराते हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मेन तो हमारा ध्यान होना चाहिए कंसेप्ट पर बच्चों, कि कंसेप्ट क्लियर है ना बच्चे का। टॉपिक जितने भी हैं सिलेबस में, सबसे पहले सिलेबस को देखो, सिलेबस में टॉपिक क्या क्या है, फिर उन टॉपिक से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट हैं उनको क्लियर करो, बस। फिर तो किसी भी बुक से क्वेश्चन आ जाए, नो डाउट तुम लोग पेपर में कर ही आओगे, धूम मचा दोगे पेपर में, है ना। और इसके अलावा
एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, यहाँ से सारे क्वेश्चन निकल रहे हैं, मैं साथ साथ दिखा के चल रहा हूँ, तो प्रूफ दे रहा हूँ साथ साथ, इसलिए अब तुम लोगों के डाइवर्ट होने का, परेशान होने का कोई मतलब रह ही नहीं जाता, क्योंकि मैं प्रूफ दे रहा हूँ। और अभी जल्दी एक वीडियो पर्टिकुलरली मैं बनाऊँगा, उसके अंदर एक ही वीडियो में बताएंगे कि कौन सी बुक को यूज़ करना है, कहाँ से सीबीएसई क्वेश्चन डाल रहा है, कैसे 90+ स्कोर करें, उसको भी मैं एक वीडियो में बनाऊँगा, तो और क्लैरिफाई हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। अब फटाफट से इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ़ 3k - 2 4k - 6 एंड k + 2 आर इन AP, फाइंड k। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देखो फिर से ये दे दिया इन्होंने हिंट, आर इन AP, इसका यूज़ करना है। सो एज दिस इज़ एन AP है तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सेम होगा। कई क्वेश्चन हमने इस तरह के किए हैं और मैंने कहा इस तरह का क्वेश्चन एक ज़रूर पूछता है, तो बस इसी कंसेप्ट का यूज़ कर लो, कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा। यानी 4k - 6 और 3k - 2, इनको माइनस करके जो d आएगा, और एक d यहाँ से निकालो, k + 2 और 4k - 6, इनको माइनस करके भी d आएगा। बोथ शुड बी इक्वल, इजंट इट? सो 4k - 6 माइनस 3k माइनस प्लस 2, और ये इक्वल हो जाएगा इस पूरी टर्म के, यानी k + 2 - 4k + 6, दोनों को इक्वेट कर देंगे। अब इसमें ना ये ब्रैकेट्स का ध्यान रखा करो इस तरह की टर्म में, इसलिए ये थोड़े टर्म वाले क्वेश्चन देता है सीबीएसई, ताकि साइन की मिस्टेक करे बच्चा और बस क्वेश्चन गलत। तो ब्रैकेट्स का यूज़ करो, ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो साइन चेंज नहीं करोगे, -2 ही लिख दोगे तुम, यहाँ आंसर आएगा नहीं, गड़बड़ आ जाएगा। ब्रैकेट्स का यूज़ करना ज़रूरी है, मैं बार बार बताता हूँ इस बात को, ध्यान रखा करो। सॉल्व कर दो इसको, देखो यहाँ से आएगा k - 4 = यहाँ पर -3k + 8, आगे उधर ऊपर k + 3k = 8 + 4, 4k = 12, यानी बच्चों k आ गया हमारा 3, ये इसका आंसर है। 1 मार्क्स का सवाल है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 36। अब देखो इस क्वेश्चन को भी मैं दिखाता हूँ ये कहाँ से डाला है, बोर्ड ने डाले। क्वेश्चन नंबर 36, द 17th टर्म ऑफ एन AP, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख लिया, और इसको हम एक बार चेक कर देते हैं ये कहाँ से बोर्ड ने पेपर में डाला है। देखो तो NCERT में जाओ, और NCERT में पेज नंबर 106, ये 106 पर क्वेश्चन नंबर 16 चेक करो। क्वेश्चन नंबर 16, डिटरमाइन द AP whose third term is 16 and 7th term exceeds the 5th term by 12। ये 16th क्वेश्चन और ये क्वेश्चन नंबर 36 दोनों बिल्कुल सेम कैटेगरी के क्वेश्चन है, तो NCERT से बाहर नहीं पूछा है ये भी। देखो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले इक्वेशन इसमें हमें बनानी पड़ेगी एक, और इसका बहुत आसान सा तरीका होता है इक्वेशन बनाने का, जैसे मैं बना रहा हूँ ऐसे बनाना। देखो जो चीज़ इन्होंने लिखी है उसको एज इट इज़ लिख लो अपने पास, सबसे पहला काम। कई बच्चों को इक्वेशन बनाने में प्रॉब्लम होती है बहुत, तो उनके लिए मैं ये तरीका बता रहा हूँ, ऐसे करके बच्चों इसको बनाया करो। 17 टर्म ऑफ एन AP इज़ 5 मोर देन, ठीक है, और ट्वाइस इट्स 8th टर्म, ट्वाइस इट्स 8th टर्म। बस ये हमने यहाँ पर इसको एज इट इज़ लिख लिया। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 17th टर्म यानी A17 इज़ माने इक्वल्स टू 5 मोर देन का मतलब क्या होता है प्लस, ट्वाइस का मतलब क्या होगा 2, और 8th टर्म का मतलब क्या होगा A8। लो इक्वेशन तैयार है ना, इजी वे। ऐसे फिर से देखो, बस जो स्टेटमेंट इसने हमें क्वेश्चन में दी थी मैंने एज इट इज़ उतार ली। 17th टर्म ऑफ एन AP इज़ 5 मोर देन ट्वाइस इट्स 8th टर्म, फिर बस वैल्यू रख दी। 17th टर्म ये 17, इज़ का मतलब इक्वल टू 5, ये रहा 5, मोर देन मतलब प्लस, ट्वाइस ये 2 लगा दिया, 8th टर्म तो ट्वाइस ऑफ 8th टर्म, इक्वेशन तैयार।
ऐसे करके सब बनाएंगे। तो अब इसको आगे सॉल्व करेंगे हम। सो इट विल बिकम A17 का मतलब बच्चों A+16D, नो डाउट। 5 प्लस ट्वाइस ऑफ A8 का मतलब A+7D। A+16D इक्वल्स टू 5 प्लस 2A प्लस 14D हो जाएगा बच्चों। तो सबको एक तरफ ले जा लेते हैं, या D को हम यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। 16D माइनस 14D इक्वल्स टू 5 प्लस 2A माइनस A। ऐसे बन गया हमारे पास ये। सो 2D इक्वल्स टू 5 प्लस A, isn't it? Or we can say that A equals to 2D minus 5, फर्स्ट इक्वेशन के। ये हमने A की वैल्यू निकाल ली अभी यहाँ से। अब आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं, इसको सभी नोट कर लो। अब नेक्स्ट की तरफ थोड़ा चलते हैं, नेक्स्ट और आगे उसने क्वेश्चन में क्या कहा है। इसके बाद देखो एक जानकारी और है क्वेश्चन के अंदर, ये बताया इफ़ 11th टर्म ऑफ AP इज़ 43। क्या मतलब है? A11 इज़ 43, ये भी दिया हुआ है। सो A11 मीन्स A प्लस 10D, isn't it, इक्वल्स टू 43। हो गया काम। अब यहाँ से A की वैल्यू इसमें हम पुट कर देंगे, सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ A फ्रॉम इक्वेशन 1। तो A की जगह आ गया 2D माइनस 5 प्लस 10D इक्वल्स टू 43। तो फाइनली ये बन गया 2D प्लस 10D 12D 43 प्लस 5, यानी कि बच्चों D कितना आ गया 48/12 यानी कि 4। D निकल के आ गया हमारे पास, तो A निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये इक्वेशन है A इक्वल्स टू 2D माइनस 5, A इक्वल्स टू 2D माइनस 5। वी हैव A इक्वल्स टू 2D माइनस 5। इसमें D की वैल्यू पुट कर देंगे, 2 इंटू 4 माइनस ऑफ 5, सो A इक्वल्स टू 8 माइनस 5, यानी कि बच्चों A हो गया 3। A आ गया, D आ गया। अब तो हम कुछ भी इसमें बहुत इजीली निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें हमें फाइंड करनी है nth टर्म। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? nth टर्म का फॉर्मूला है A प्लस n माइनस 1 इंटू D। सो nth टर्म इज़ वॉट? इट इज़ A प्लस n माइनस 1 इंटू D। बस वैल्यू पुट करेंगे। A इज़ 3 प्लस n माइनस 1, D आया बच्चों हमारा 4 आया था, तो 4 रख दिया। 3 प्लस 4n माइनस ऑफ 4, यानी ये सॉल्व हो गया 4n माइनस 1। दिस इज़ आवर आंसर फॉर दिस। nth टर्म है तो n की टर्म्स में ही आंसर आएगा, ठीक है। 4n माइनस 1 इज़ आवर फाइनल आंसर। इसके बाद बच्चों इसी के ही और में एक क्वेश्चन और दिया है, और ये जो क्वेश्चन है हमारा हाउ मैनी टर्म्स, देखो और में ये क्वेश्चन दिया है हाउ मैनी टर्म्स ऑफ AP 3, 5, 7, 9 मस्ट बी टेकन टू गेट द सम ऑफ 120। बस ये लास्ट क्वेश्चन है, बाकी आगे AP का कोई और क्वेश्चन नहीं है। तो फाइनल क्वेश्चन की तरफ इसकी तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले मैं दिखा देता हूँ ये क्वेश्चन कहाँ से लिया है, CBSE ने किस किताब से डाला है इस क्वेश्चन को। तो ये देखो ये क्वेश्चन, और ये पेज 110 पे एग्जाम्पल नंबर 13, NCERT बुक एग्जाम्पल नंबर 13 जाके चेक करना। पेज 110 पर एग्जाम्पल 13 बिल्कुल सेम। और एक्सरसाइज में भी है एक, पेज 113 पर क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द AP मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636, सेम क्वेश्चन। तो फिर से NCERT का यूज़ किया है, कोई फालतू कहीं बाहर से कुछ इन्होंने इसके अंदर नहीं डाला। तो देखते हैं हम क्वेश्चन को फटाफट। तो फाइनल क्वेश्चन है बच्चों ये हमारा, और 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। 4 मार्क्स में बोर्ड ने पूछा है, जो ये बताया और इससे पहले वाला जो भी बताया, दोनों 4 मार्क्स में। 36 नंबर का क्वेश्चन है ना, 36 नंबर का। टोटल पेपर में 40 क्वेश्चंस होते हैं, और ये 36 नंबर का क्वेश्चन है। बताओ ये क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स में पूछा हुआ है बेसिक के पेपर में। चलो करते हैं इसको।
हाउ मैनी टर्म्स ऑफ ए पी दी है एक, तो ए पी जब भी दी हो सबसे पहला फ़र्ज़ क्या है, ए निकालो, ए है 3, डी निकालो, डी है 5 माइनस 3 नो डाउट, सो डी इज़ 2, ठीक। और क्या दिया, एस एन दिया है, सम दिया हुआ है ना 120। निकालना क्या है, ये हाउ मैनी टर्म्स, इसका मतलब क्या हुआ, यानी नंबर ऑफ़ टर्म्स हमें निकालनी है। तो n हमारे सामने सवाल है कि n होगा क्या। इतना आसान सा क्वेश्चन, 4 मार्क्स फ्री में मिल रहे हैं। देखो कितना सिंपल, डायरेक्ट एस एन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे बच्चों। सो वी हैव एस एन इक्वल्स टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। एस एन कितना है 120 इक्वल्स टू n निकालना है अपॉन में 2 इंटू a कितना है 3 प्लस n माइनस 1 डी है 2, सॉल्व कर लिया 240 बन गया, 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा 240 n इंटू 6 प्लस 2n माइनस 2, सो फाइनली 240 इक्वल्स टू n इंटू 4 प्लस ट्वाइस ऑफ n। ये आ गया हमारे पास। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्वाड्रेटिक बन जाएगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने जा रही है। तो 240 इक्वल्स टू 4n प्लस 2n स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म यूज़ करके n की 2 वैल्यू आएंगी नो डाउट। आगे भी एक चीज़ सीखने को मिलेगी, अभी देखना। तो पहले इसको फटाफट से हम फैक्टराइज करते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 2n स्क्वायर प्लस 4n, इसको इधर ले आए माइनस 240 एंड इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब 2 कॉमन ले लेता हूँ मैं, थोड़ा आसान हो जाएगा उससे। 2 कॉमन लिया, n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 120 इक्वल्स टू 0। 2 जो कॉमन लिया तो इधर आके 0 हो जाएगा, ठीक। ये बन गई बात। अब फैक्टर ढूंढ रहे हैं ऐसे 2 नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 120 आता हो और माइनस करके 2 आता हो। ऐसे 2 नंबर कौन से होते हैं भाई, 12 और 10 होते हैं नो डाउट। तो फैक्टर बन गए n स्क्वायर प्लस 12n माइनस 10n माइनस 120 इक्वल्स टू 0। स्प्लिट कर लिया हमने इसको, कॉमन निकाला, n कॉमन आया, n प्लस 12 माइनस का 10, तो n माइनस 10 और n प्लस 12 बच्चों, ये हमारे पास 2 फैक्टर यहाँ पर बन गए। अच्छा, अब आंसर आ रहे हैं 2, है ना। आंसर हमारे पास 2 आ रहे हैं क्योंकि 2 फैक्टर हैं, 2 आंसर आएंगे। तो एक तो बना n माइनस 10 इक्वल्स टू 0, यहाँ से तो आया n इक्वल्स टू 10, और दूसरा जब हमने n प्लस 12 इक्वल्स टू 0 रखा तो यहाँ से आया n इक्वल्स टू माइनस ऑफ 12। तो क्या n की 2 वैल्यू होंगी, बिल्कुल नहीं, n की 1 वैल्यू ही है, एक ही आंसर है। देखो इसको हम करेंगे निगलेक्ट, क्योंकि नंबर ऑफ़ टर्म्स नेगेटिव में नहीं जा सकती। काउंटिंग जब हम करते हैं, काउंटिंग किसी भी चीज़ की होगी, वो कैसे होगी, ऐसे करते हैं कि काउंटिंग -1 या -12, भाई इसका नंबर -12 है, ऐसे थोड़ा ना कहते हैं। इसका नंबर 2 है, इसका नंबर 3 है, इसका नंबर 4 है। पॉजिटिव में काउंटिंग चलती है। तो n जो होगा हमेशा, ये अपने पास नोट कर लो सभी, n यानी नंबर ऑफ़ टर्म्स जो है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, इसमें नंबर ऑफ़ टर्म्स जो होती हैं। तो दिस n इज़ ऑलवेज़ आ नेचुरल नंबर, ऑलवेज़ आ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर बच्चों सबको पता है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, 1 से स्टार्ट होते हैं। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। तो n की जो वैल्यू होगी वो हमेशा एक नेचुरल नंबर होगी, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएगी, कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी। इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो इसलिए एज n इज़ ऑलवेज़ आ नेचुरल नंबर ऐसे लिखेंगे हम। Therefore n equals to 10 is our final answer। तो ये बच्चों हमने बेसिक का और स्टैंडर्ड का, बेसिक प्लस स्टैंडर्ड
दोनों के दोनों पेपर के सभी क्वेश्चंस एपी के जो पूछे गए थे ईयर 2020 में वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट वगैरह है तो कमेंट में लिख देना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और 2 पार्ट में ये वीडियो कंप्लीट हुई है, एक इससे पहले वाला पार्ट था कि दूसरा पार्ट था, दोनों ही देखना तो एपी चैप्टर जो है पूरा ही क्लियर हो जाएगा। हर तरह के क्वेश्चंस डिस्कस्ड हैं, ये भी समझ में आ जाएगा क्वेश्चन कहाँ से बोर्ड में पूछे गए थे। तो थैंक यू टू ऑल।